क्लास होगा कि नहीं आज? अरे रखिए, बस क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैम 9:35 हो गया है। ये क्या हो गया भाई? टेक्नोलॉजिकल डिस्टरबेंस की वजह से क्लास थोड़ा समय लग रहा है शुरू करने में। आप सब बने रहिए, धैर्य रखिए, बस क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके मैम। ओके मैम। खुशबू, अपना माइक ऑफ करिए। नहीं ज्यादा खुशबू माइक ऑफ कीजिए।
मैम टाइम हो चुका है, क्लास कब से स्टार्ट हो गया? It's too late, ma'am. माइक बंद कीजिए कोई।
पारना बैठता तो बाजे बजता ना तो बच्चे हल्ला आवाज नहीं आ रही सोमनाथ सोमनाथ हेलो सोमनाथ अपना माइक ऑफ करिए। क्लास नहीं होगी तो बोल दीजिए जितना टाइम सब लोग यहाँ बैठ के क्यों कर लेते हैं? डायरेक्ट क्लास में रहते तो लेट होइए। क्लास में क्यों ज्वाइन करते? यहाँ में लेट हो, इको भी होता है बहुत। किसी और के दिखा फिर से करिए। इसको शेयर कर लिए शेयर कर दिया स्टॉप कर देना नहीं इसको हाइड कर दीजिए हाँ।
हाँ हाँ बिल्कुल। यस कम तो बाहर बोल दीजिए कि पूछने का जरूरत नहीं है, जिसको आना है आ जाए। अंदर ले जाइए। फिर लेटा के रख दीजिए। वो किस पे रख दीजिए? नहीं यार, ऐसे ही हम बोले कि उसमें भी देख लो अपना से ठीक रहता है कि सही आ रहा है। यहाँ तो आएगा अभी लोग। सिंगार तो हम सोचे कि इसका ठीक ठाक होगा सर। अब क्या होगा? ये आवाज पिकअप करेगा ना? सबसे पहले तो माफी चाहूंगी, टेक्नोलॉजिकल कुछ इश्यूज की वजह से थोड़ा लेट हो गया व्याख्यान। नमस्कार, एईसीसी 1 के सेंट्रलाइज्ड लेक्चर सीरीज के 30वें लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज की मैम हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैडम विश्वविद्यालय की प्रो वाइस चांसलर है और अत्यंत ही विश्वविद्यालय के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहती हैं। बावजूद इसके मैम क्लासेस भी एक्टिवली लेती रहती है, जिससे हम सभी को प्रेरणा मिलती है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैडम के पास 40 वर्षों का एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में एक्सपीरियंस है। मैडम पटना विश्वविद्यालय में भी प्रो वाइस चांसलर के पद पर कार्य कर चुकी हैं, साथ ही नैक के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुकी हैं। मैडम पूर्व में मगध महिला महाविद्यालय में भी डीन स्टूडेंट वेलफेयर तथा प्रिंसिपल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुकी हैं। मैडम पटना विश्वविद्यालय एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण कमेटियों की भी सदस्य हैं, जैसे बोर्ड ऑफ स्टडी, रिसर्च काउंसिल, सीनेट, सिंडिकेट इत्यादि। मैडम ने अपनी पीएचडी की उपाधि आईआईटी दिल्ली से प्राप्त की है। मैडम के कई बुक्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर पब्लिश हैं। साथ ही मैडम के नाम कई सारे एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव अवार्ड्स हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे बहुत प्रभावित करती है वो ये है कि मैडम जितनी भी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है उतनी ही बेहतरीन एकेडमिशियन है। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि मैडम से पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है और मैं श्योर हूँ कि आप इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। ये जरूर ही आपके जीवन के बेहतरीन क्लासेस में से एक होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ज्यादा समय ना लगाते हुए तो मैडम की क्लास हैंड ओवर करती हूँ। धन्यवाद। हेलो मैम, हेलो मैम, मैम वॉइस गूंज रहा है मैम, वॉइस नॉट क्लियर।
Where is he going? तुम्हारा नाम क्या बोले थे? सुरेंद्र। सुरेंद्र। So good morning Good to all morning. of you, all the students who are physically present in the classroom, and also Good morning, ma'am. Thank you, those ma'am. who have Thank you. joined online with us from different parts of the city and outside the town also. First of all, I thank the support personnel, the coordinator of this program, Ms. Lakshmi, Surendra Prasad ji, and all the faculty members of the chemistry department, Dr. Simant Srivastava, Dr. Abhishek, and all head of the department of chemistry, all faculty members, Sri Pranab Kumar, for arranging the class and providing the technical support. I'm sorry that due to some snag in the technical system, we are starting the class late today. So it doesn't matter, because now you are all grown-up students, आप mature student हैं, आप already graduation कर चुके हैं, और आप जानते हैं कि एक क्लास जो है इस तरह का टॉपिक, जो आज का टॉपिक है डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन, मानव सभ्यता का विकास और प्रदूषण, इस तरह के टॉपिक के लिए 1 घंटे का एक क्लास जो है बहुत छोटा पड़ता है। तो क्लास जो हम लोग यहाँ ले रहे हैं, इसका उद्देश्य होता है कि आप में उत्साह देना और आपको मोटिवेट करना कि आप खुद जो है अपने आप पढ़ाई करें, क्योंकि ये आपका वैल्यू एडेड कोर्स है, ये जनरल टाइप का कोर्स है। आपने अपने ग्रेजुएशन कोर्स में ही भी GS सब्जेक्ट पढ़ा था, जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, तो उसी से मिलता जुलता है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट रूप में आप पढ़ेंगे, और आपके लिए जो है बहुत सारे मटेरियल्स जो है वो वेब में है। कई बार लोग जो है गूगल सर्च या वेब के बारे में नहीं जानते हुए गलत स्टेटमेंट देते हैं कि गूगल सर्च में लोग देख लेते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहती है। ऐसा नहीं है, गूगल तो एक सर्च इंजन है, क्या सर्च करेंगे वो हमारे ऊपर है। गूगल सर्च में जाके आपको पूरी की पूरी किताब मिल सकता है। देयर आर मेनी फ्री साइट्स। आप लोग यंग हैं, युवा हैं, आप हमसे कहीं ज़्यादा टेक्नो सेवी हैं, आप सभी जानते हैं कि कैसे फ्री साइट से किताबें पूरी की पूरी डाउनलोड करते हैं, कैसे हम जर्नल के साइट में जाके, फ्री साइट्स है, बहुत सारे साइट्स है जहां से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं महत्वपूर्ण किताबें, महत्वपूर्ण जर्नल आर्टिकल्स वगैरह। एक हम रिक्वेस्ट करेंगे केमिस्ट्री के फैकल्टी मेंबर्स या मिस लक्ष्मी से भी कि NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो IIT खड़गपुर द्वारा मैनेज होता है, और उसमें वहाँ के लाइब्रेरी में जितनी किताब है उसके अलावा भी अन्य लाइब्रेरियों में और अन्य इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी में जो पुस्तकें हैं वो पूरी की पूरी डिजिटल फॉर्मेट में बिल्कुल फ्रीली उपलब्ध है छात्रों के लिए, फैकल्टी मेंबर्स के लिए। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के मेंबरशिप के लिए सिर्फ आपको एक ईमेल आईडी की जरूरत होती है। तो हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी अगर आप हो सके तो आप लोग मिलके, जो आप यंग टीचर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को। मैंने डॉक्टर मनु राज शर्मा से भी कहा है, तो आप लोग मिलके एक इंस्टीट्यूशनल रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और उसके बाद जो है कम से कम हमारे जितने PhD स्कॉलर्स हैं और PG के छात्र हैं उनको इसका मेंबर बना दें। तो पूरी की पूरी फ्री साइट से आप पूरी की पूरी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लाइब्रेरी में बैठ के पुराने एडिशन की किताब से देखिए,
जब हम ऑनलाइन बात करते हैं तो रियल टाइम में हम बात करते हैं। जो आज जो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि पर्यावरण जो है उसमें प्रतिदिन कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, और अगर हम प्रॉपर साइट में जाएंगे तो प्रतिदिन का जो चेंज हो रहा है, प्रतिदिन का जो डाटा हो रहा है, हम वो इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने जो टीचर्स हैं, डॉक्टर सीमांत हैं, डॉक्टर अभिषेक हैं, लक्ष्मी जी हैं, और भी ज्योग्राफी में डॉक्टर मनुराज शर्मा हैं, ये लोग बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। तो उनकी मदद से आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का मेंबरशिप करवा लें और अपने आप इसको देखें। क्योंकि आज का टॉपिक है, ये बोल रहा है कि डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन। तो हम सभी जानते हैं कि डेवलपमेंट का जो है, हमारे जो सभ्यता जो है एक जगह खड़ी नहीं रहती है, इसमें हमेशा चेंजेस होते हैं, प्रोग्रेस होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोन एज आया, फिर आयरन एज आया, और फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, और इससे हम गुजर रहे हैं। आज हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के स्टेज में है, जो आपका संचार व्यवस्था है, इतना हमारा मजबूत हो गया, इसको हम लोग फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इन सब का पर्यावरण पे क्या इफेक्ट हुआ, सभी जानते हैं, वो ऑल आर मैच्योर्ड पीपल, कि इससे पॉल्यूशन बढ़ी है। तो थोड़ा सा हम लोग विल गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इसकी शुरुआत जो है उस जमाने में ब्रिटेन या इंग्लैंड जो है वो सबसे डेवलप्ड कंट्रीज थी। हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी के शुरू में, 1760 में। 1760 टू 1840 का जो पीरियड है, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था। और उसके बाद 19th सेंचुरी में ही इंग्लैंड का असर जो है यूरोप के अन्य देशों में हुआ, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, और ये सब जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जुड़ गया। ये क्या हो गया? चीन में जो है मैम साउंड नहीं आ रही। रिवॉल्यूशन जो है वो हम लोग 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मैम आवाज नहीं आ रही है क्लियर। आवाज नहीं आ रही, ऑन नहीं किया, आवाज नहीं आ रही, आप इसमें मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चेंज हो रहा है, स्लाइड चेंज हो रहा है। हाँ मैम हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज आ रही है, स्लाइड भी चेंज हो रहा है। तो जिनको आवाज नहीं जा रही है या स्लाइड नहीं दिख रहा है चेंज होते हुए, आप अपने सिस्टम को चेक करें और सही करें। सो लेट अस कम बैक टू उस दिन तो गणेश कर दिया था। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है मैम। यस मैम। जी मैम। देखो, जो लेट आते हो ये मे आई कम इन वो पूछना छोड़ दो। एक तो लेट आते हो, फिर मे आई कम इन करके क्लास को डिस्टर्ब करो। चुपचाप पीछे जाके बैठ जाओ। देयर इज नो नीड टू आस्क। मेरे क्लास में पूछने की कोई जरूरत नहीं। So we go back to what is industrial revolution. हम सभी जानते हैं कि शुरू में मनुष्य जो है अपने हाथ से काम करता था, मैकेनिकली वर्क करता था, अपने शरीर का यूज ज्यादा करते थे। जैसे सिंपल लोग हाथ से घुमाते थे। बाद में धीरे धीरे जो है मशीन का आविष्कार हुआ, और ये आपके सामने जो फोटोग्राफ है वो आप उसमें देख सकते हैं कि कोल जो है कोयला का इंजन बना सबसे पहले। कोयला बहुत जरूरी है, कोयला जला के खाना भी बनता है। तो माइनिंग बहुत पहले आ गया था इंग्लैंड में, और उस समय हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की। 1800 की शुरुआत में आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोयला जो है, जो वो
जो पुली उस समय बोलते थे, वो पुली जो है लेट के पतला सा टनल काटा गया है और लेट के कोयला निकाल रहे हैं। तो ये भी मैकेनिकल एफर्ट है। अब तो हमारा माइंस भी बहुत डेवलप हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। और शुरू में जब आयरन और कोल आया तो ना 1855 to 60 का जो पीरियड है या उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और सबसे ज्यादा जो है प्रगति हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में या फास्ट डेवलपमेंट हुआ जब जेम्स वाट साहब ने जो है वाष्प इंजन या स्टीम इंजन का आविष्कार किया। तो स्टीम इंजन का आविष्कार जब हुआ, जेम्स वाट का लाइफ देखिए, 1736 to 1819 तक ही वो जीवित थे। उसी बीच उन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। आप लोग ने कभी कई अगर देखे होंगे कि रेलवे स्टेशन के बाहर में एक कोयला वाली इंजन अभी भी रखी हुई है, शायद दरभंगा में भी है, पटना जंक्शन में तो है ही। तो पहले कोयला जला के भाप को गर्म किया जाता था और भाप के शक्ति से जो है चक्का रोटेट करता था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बेसिक सही है कि चक्का को रोटेट करना, और जब चक्का खुद मनुष्य हाथ से पकड़ के चक्का को नहीं घुमा रहा है या कोई पशु गाड़ी को नहीं खींच रहा है, चक्का अपने आप घूमता था। तो रेलवे का जब आविष्कार हुआ और उसी को अप्लाई किया गया मिल्स में, जैसे कपड़े का बहुत डिमांड हमेशा से रही, तो इंग्लैंड में भी जो क्लोथ फैक्ट्रीज सबसे पहले बने, हाथ से जो मशीन पहले चलती थी उसको कन्वर्ट किया गया, मशीनाइज्ड वे में कपड़े की बुनाई होने लगी और इस सब के कारण जो है बहुत फास्ट डेवलपमेंट हुआ। इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जब भाप इंजन आ गया, उसके बाद टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत चेंजेस आया, मेटलर्जी में आया, जो धातु वगैरह का हम लोग चीजें बनाते हैं, हम सभी धातु यूज करते हैं, आप जानते हैं, लोहा यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, स्टीम पावर, मशीन टूल्स, केमिकल फैक्ट्री, सीमेंट की आवश्यकता होती है। फिर धीरे धीरे जो है गैस लाइटिंग आ गया, गैस से खाना बनने लगा, ग्लास मेकिंग, पेपर मशीन, एग्रीकल्चर में हम बहुत ज्यादा आज जो है टूल्स व्यवहार करते हैं, केमिकल्स व्यवहार करते हैं। तो ये सारी चीज जो है दिस इज पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो स्लोली हुआ, पहले भाप इंजन आया, फिर बाद में उसको फ्यूल जो है डीजल या पेट्रोल इंजन आया और बाद में इलेक्ट्रिक इंजन भी आ गई। तो इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद काफी फास्ट जो है वो चेंजेस हुआ और वो सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पीरियड था। और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इससे हम हाथ से काम करना छोड़ दिए, मशीन से काम किए, हमारा प्रोडक्शन फास्ट हो गया, लेकिन इन सब का असर जो है वातावरण या पर्यावरण पे बहुत पड़ा। क्योंकि कोई भी फैक्ट्री जब चलती है तो आप देखते हैं कि उसमें से धुआं निकलता है, और जब धुआं निकलता है तो उस धुआं में कई पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो हमारे पृथ्वी का जो वातावरण है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है या कंपोजिशन है, उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ इनर्ट गैसेस है। तो वो किस मात्रा में होंगी वो डिफाइंड है। जब वो मात्रा का बैलेंस बिगड़ जाता है, ऑक्सीजन के जगह कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया या नाइट्रोजन ज्यादा हो गया, तब हम उसको पर्यावरण कहते हैं। उसी तरह से सॉलिड पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं वातावरण में, या नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो आप जानते हैं कि फिर बारिश होती है तो एसिड रेन होता है। तो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, आप स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहले स्टीम इंजन बनी और उसका यूज हुआ फैक्ट्री में, फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गया। तो आप देख रहे हैं कि आजकल हम लोग हर चीज चाहते हैं कि बस एक स्विच दबाए और सब कुछ ऑपरेट करे। अब तो चाहते हैं कि स्विच भी नहीं दबाए, अलेक्सा को बोल दे कि अलेक्सा डू दिस डू दैट, और उसमें सेंसर लगा हो और अपने आप जो है लाइट जल जाए, फैन बंद हो जाए, एसी चल जाए। तो हम जो मनुष्य है, हम लोग मिनिमम एफर्ट करना चाहते हैं और मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसका लाभ भी है और इसकी क्षति भी है।
जो हम बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसको बोला जाता है कि ये डबल एज है। इसका एक तरफ लाभ तो हो रहा है, जैसे ब्लेड है, एक तरफ से आपका डबल एज है, उसमें एक तरफ आपका लाभ दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ जो है उसकी कई हानियां हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो बायोलॉजी रिसर्च या मेडिकल रिसर्च में भी बहुत प्रगति हुई और जिससे वैक्सीन निकल गए। आप जानते हैं वैक्सीन का इम्पोर्टेंस, क्योंकि पैंडेमिक जो कोविड-19 पैंडेमिक आया, इससे आप लोग सब अवगत हैं और किस तरह से भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में भी हमारा मृत्यु जो है उसको हम लोग कंट्रोल किए बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन। उसी तरह से पुराने जमाने में बहुत सारी बीमारियां थी, जैसे प्लेग थी, टीबी था, उसमें कई लोग मर जाते थे, पॉक्स था, कॉलेरा था, इसमें हजारों लाखों लोग मर जाते थे, एक दिन में एक गांव खत्म हो जाता था। तो पॉपुलेशन एक तरह से मेंटेन रहता था। ह्यूमन लॉस कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति जो है अपना बैलेंस को मेंटेन करती थी। तो जब रिवॉल्यूशन आया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, तो वैक्सीनेशन और मेडिसिन में बहुत ज्यादा काम हुआ और इसके कारण जो है हमारे मृत्यु दर पे जो है कंट्रोल कर पाए। जैसे आप अभी जो पैंडेमिक आया, ऐसा ही एक पैंडेमिक, इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक जो है वो आई थी 100 साल पहले और उस समय आबादी की पूरे दुनिया की शायद 50 करोड़ और जिसमें 5 करोड़ मृत्यु हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि 10% पीपल डाइड बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक। लेकिन आज जो कोविड-19 पैंडेमिक आया, इसको आबादी बहुत ज्यादा होते हुए भी इसको कंट्रोल कर लिया गया बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वैक्सीन के आविष्कार करने में पहले करीब 10 साल लगते थे किसी बीमारी के लिए वैक्सीन के आविष्कार को। जैसे पोलियो वैक्सीन है, आप जानते हैं भारत में हमने पोलियो पर भी विजय प्राप्त किया है। तो वैक्सीन का डेवलपमेंट या मेडिसिन के डेवलपमेंट से, मेडिकल साइंस में जो डेवलपमेंट हुआ, इससे हम मृत्यु दर को काफी कम हो गया और मृत्यु दर जब कम हो गया और रेट ऑफ बर्थ बढ़ गया, दोनों कर्व जब मैचिंग नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो आज जो है पूरे जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसका इफेक्ट जो है, इसका इफेक्ट क्योंकि हर आदमी का नीड होता है, कुछ ना कुछ हम ऊर्जा का व्यवहार करते हैं। जब ऊर्जा का हम व्यवहार करते हैं तो कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट होता है और हमारा पृथ्वी जो है वो दूषित होता है। आइडियल सिचुएशन आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, जहाँ पोल्यूशन नहीं है, वहाँ कितनी हरी भरी जो है प्रकृति है और पेड़ जो है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है पर्यावरण का लंग्स है, क्योंकि ह्यूमन या लिविंग जो है अगर दो ग्रुप में बांटे, पृथ्वी में जो है लिविंग एलिमेंट, उसको दो ग्रुप में अगर बांटे तो एक एनिमल होता है और एक होता है प्लांट्स एंड ट्रीज। तो प्लांट एंड ट्रीज जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और एनिमल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इन दोनों के बीच में अगर बैलेंस बना रहेगा तो जो रेशियो है हमारा, जो आइडियल रेशियो है पृथ्वी का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो मेंटेन होगा। कोई एक अगर ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे हमारे डेवलपमेंट का एक पार्ट है कि हम लोग बहुत फर्नीचर यूज करते हैं, फर्नीचर के लिए पेड़ काटते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए। हमारे देश में तो नहीं, लेकिन आप विदेश में जाएंगे ठंडे कंट्रियों में तो वहाँ पे पूरा का पूरा घर जो होता है वो वुड का ही बना हुआ होता है। तो हम कागज का व्यवहार करते हैं, कागज के लिए भी हमें ट्रीज काटना पड़ता है, पेड़ काटना पड़ता है। तो जब ये पर्यावरण में ये संतुलन बिगड़ा है, जो आपका लिविंग जो ह्यूमन या एनिमल्स है और जो प्लांट या ट्रीज है, दोनों के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है तो पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये फैक्ट्रीज का फोटोग्राफ है। कोई भी फैक्ट्री चलता है तो वो धुआं फेंकता है। तो इन सब के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इन सब से मुक्ति पाने का उपाय जो है, एक गांधी जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आप सभी जानते होंगे, द अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सैटिस्फाई एवरी पर्सन्स नीड बट नॉट एवरी पर्सन्स ग्रीड। तो एक मनुष्य को जीने के लिए जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं,
सिर्फ उतना ही अगर हम ले तो शायद इस पृथ्वी को हम दूषण मुक्त या पोल्यूशन मुक्त रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ग्रिड बढ़ती है, हम चाहते हैं हमारा जिंदगी जो है ज्यादा कंफर्टेबल हो, हमारे पास ज्यादा जो है नए नए गैजेट्स हो, हमारे मोबाइल जो है 1 साल में पुराना हो जाता है, हमारे यंग जनरेशन जो है वो बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, पेरेंट्स पे दबाव डालते हैं कि नया खरीदना बहुत आवश्यक है। नया तो आप खरीद लेते हो और पुराने का क्या करते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आज काफी जनरेट कर रहे हैं। हमारा कंप्यूटर, हमारा स्मार्टफोन इत्यादि जो है हम उसको जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। इवन बैटरी जो है, हर चीज बैटरी से चलती है, बैटरी का भी डिस्पोजल हम लोग सही तरीके से नहीं करते हैं। तो इन सब के कारण जो है हमारा जो है फैक्ट्रीज के कारण हमारा वातावरण में जो है पॉल्यूशन हो रहा है। जो हमारा फैक्ट्रीज है उसका जो उससे ज्यादातर फैक्ट्री से जो पानी या वेस्ट निकलता है उसको बिना ट्रीटमेंट किए हुए किसी नदी में या कहीं जमीन पे गिरा दी जाती है। उससे जो है वो पानी का प्रदूषण हो रहा है या जमीन का प्रदूषण हो रहा है। तो इस तरह से हमारी जीवन शैली तो पहले से अच्छा हो गया, लेकिन हमारा डेवलपमेंट जो है वो पॉल्यूशन को भी डेवलप किया। और आप सभी टर्म से भी परिचित हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इत्यादि। तो कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाना चाहेंगे। तो ये इस तरह का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट सस्टेनेबल। और आप सभी जानते हैं कि यूएन का जो गोल है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको पा सकते हैं या फिर कुछ सहयोग कर सकते हैं या नहीं। तो पॉल्यूशन के कारण जो है हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कर रहे हैं। हमारे पृथ्वी में जो संसाधन है उसका हम दोहन कर रहे हैं। से कभी ना कभी तो है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस होंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो होंगे रिसोर्स नहीं मिलेंगे, उनको अगर लोहा नहीं मिलेगा, उनको अगर तांबा नहीं मिलेगा, उनको अन्य संसाधन नहीं मिलेंगे, जमीन खराब हो जाएगी, सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण, क्योंकि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो उससे सॉइल का भी डिग्रेडेशन हो रहा है। नदियों का पानी को हम लोग जो है दूषित कर रहे हैं। तो इन सब का प्रभाव जो है क्लाइमेट चेंज में भी हो रहा है। क्लाइमेट चेंज बेसिकली आप जानते हैं कि उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। किसी क्लाइमेट को हम लोग जैसे कितनी वर्षाएं हो रही है या बरसात के कितने दिन हैं। तो हमारे यहाँ विभिन्न ऋतुएं होती है। जो इम्पोर्टेंट ऋतु है गर्मी है, ठंडा है, जाड़ा है और बरसात है। ऐसे तो भारत में 6 ऋतु हम कहते हैं, लेकिन ये 3 इम्पोर्टेंट है। तो बरसात पहले जितना होता था, आज से 40 साल पहले जितना बरसात होती थी, आज क्या उतना ही बरसात हो रही है। बरसात के दिन कितने थे? पहले साल में जो है 3-4 महीने वर्षा होती थी, अब वो दिन जो है सिकुड़ गए हैं। हम यहाँ दरभंगा तो अभी हम लोग काफी अच्छे स्थिति में है कि रोज कुछ न कुछ बारिश हो जाती है, लेकिन आप अन्य जगह में अगर जाएंगे भारत के या पूरे दुनिया में, तो ये एवरेज जो है रिकॉर्ड किया गया कि पिछले 40 साल में बरसात का क्वांटिटी जो है कुछ क्षेत्रों में घट गया और कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक होने लगा। और इसके फलस्वरूप क्या हो गया? सुखाड़ भी होता है और बाढ़ भी आ जाती है। हमारा बिहार भी एक ऐसा ही जोन है जहाँ कुछ क्षेत्रों में बाढ़ का प्रॉब्लम रहता है और कुछ क्षेत्रों में सूखा का प्रॉब्लम रहता है। क्लाइमेट चेंज करने ये है कि हमारा एवरेज टेम्परेचर, जो ग्लोबल टेम्परेचर, वो भी 1 से 2 डिग्री बढ़ गया, और जिसके कारण ये सारी जो है असुविधाएं हो रही है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। जो सुविधाएं हम चाहते हैं वो तो हो, लेकिन उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है एनवायरनमेंट पे वो नहीं हो। तो हम बात कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, यूएन का सतत विकास गोल है। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि 17 गोल डिफाइन किया गया है, और इन 17 गोल में 6 गोल जो है वो सीधे एनवायरनमेंट से
रखता है, उसका संपर्क रखता है। और ये यूएन का जो डेवलपमेंट गोल्स है 2030 तक इसको पूरे करने की बातें की गई है। There are 17 goals जिसमें 169 टारगेट्स है and specific targets to be achieved by 2030, जिसमें जो है बात की गई है एजेंडा, वेरियस एजेंडा है, जैसे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, एजेंडा नंबर 6 है, और क्लाइमेट एक्शन है, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड बातें हैं। तो इसमें अगर आप ठीक से देखेंगे तो लाइफ एंड लैंड की बात है, लैंड हमारा जैसे है, लैंड का प्रदूषण नहीं हो, तो ये सारे गोल्स हैं, इसको अचीव करना है। हमारे सभ्यता या इंडस्ट्रियलाइजेशन या सिविलाइजेशन जहाँ पहुंच चुका है उससे हम वापस नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम तो यू आर यंग पीपल, आपको ये जिम्मेदारी है कि आप जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात सोचिए। आप जानते हैं कि आजकल हम बात करते हैं कि इनोवेटिव आइडियाज। अभी हमारे पहले पटना यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ भी इस तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने किया था जिसमें युवा लोग जुड़े थे। तो ऑन द स्पॉट एक ये हुआ कि किसके पास क्या आइडियाज है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने आइडिया दिया, 10-12 लोगों ने, और उसमें से 2 आइडिया का सिलेक्शन हुआ। तो उसमें भारत सरकार का एक प्रोग्राम था उस समय, और उन दोनों बच्चों को जो है इंस्टेंटली 10-10 लाख का एक प्रोजेक्ट मिल गया कि आप इस पे काम कर सकते हैं। तो ये है कि आप मैच्योर्ड, ये हर बात जो है क्लासरूम में बताई नहीं जाती है, आप खुद सोचो। लैपटॉप थोड़ा स्लो है क्योंकि ये 2014 का लैपटॉप है। आप लोग की तरह पेरेंट्स से मांग नहीं सकते कि लैपटॉप पुराना हो गया है, थोड़ा स्लो है। I can afford to buy a new laptop, of course, लेकिन हम नहीं खरीदना चाहते हैं कि जब तक ये चल रहा है तो I should have some control over my desire environmental point of view से। तो ये सब बातें भी सोचनी चाहिए। तो जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो थोड़े से पृथ्वी के बारे में जान लेना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हमारा गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में सन है, शायद आप पिक्चर देख रहे हैं, और सन के अराउंड हमारा पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है। हमारा सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स है, और जिसमें आज तक इतना विज्ञान का जितना भी प्रगति हुआ, आज तक जो है देयर इज ओनली 1 प्लैनेट अर्थ जिसमें जिंदगी पाई गई है, जिसमें जिंदगी है। तो अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अर्थ में पानी है, जब पानी होगा तभी जिंदगी होगी। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने पृथ्वी को कैसे बचाएं। तो कंपोजिशन ऑफ वायुमंडल आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के वातावरण में करीब 77% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और कुछ मात्रा में आयरन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प भी है। अब कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये दोनों ग्रीन हाउस गैस भी है। आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में, लेकिन ये खाली खराबी नहीं करता। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्शन ऑक्सीजन में नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो वातावरण में है, ये वातावरण का टेम्परेचर या तापमान को मेंटेन करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प वातावरण में नहीं हो तो वातावरण का टेम्परेचर फ्रीजिंग बेस में चला जाएगा और सारे के सारे पानी जो है वो बर्फ बन जाएंगे। जब पानी बर्फ बन जाएगा, आप जानते हैं कि पानी या वाटर का 3 रूप होता है, ठोस, तरल और वाष्प। तो तरल जो है उसको हम लोग पानी कहते हैं, नॉर्मली समझते हैं, और ठोस जो है वो बर्फ है, और फिर वाष्प है, जलवाष्प है। तो ये जो है हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को, एवरेज टेम्परेचर को करीब 15 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करता है, अन्यथा जो है वो पूरा वातावरण जो है वो फ्रीज कर जाता है। इसीलिए बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीजन का मात्रा कितना हो और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना हो। जब हम वातावरण की बात करते हैं तो थोड़ा ये डायग्राम भी आप देख ले कि हमारे पृथ्वी पे जो वातावरण है उसको कई लेयर्स में बांटा गया है। जो फर्स्ट अंदर ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सेंटर पे जो है ग्रीन है, ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, और इसके प्लैनेट अर्थ का ही पार्ट है इसका वातावरण, और इसमें वेरियस सेक्टर्स है। सबसे पास जो है वो ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मेसोस्फियर है, फिर थर्मोस्फियर है, और लास्ट में जो है एक्सोस्फियर है। तो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं ट्रोपोस्फियर की, जो हमारे इमीडिएट कांटेक्ट में जो हवा या है उसकी बात करते हैं, और उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकें। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ, उसके प्रभाव से प्रदूषण बढ़ा, एंड यू आर ऑल आर फैमिलियर विद द टर्म्स वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन, मिट्टी प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, ध्वनि पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और प्रकाश पोल्यूशन या लाइट पोल्यूशन। तो इन सभी जो ऊपर के 4 पोल्यूशन है ये आप ऑलरेडी ग्रेजुएट लेवल में कर चुके हैं। क्योंकि टाइम थोड़ी कम है तो आज जो है हम आपको ध्वनि प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। आपके लिए हम मटेरियल रख सकते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। ये आप यू कैन शेयर द स्लाइड्स, बाद में कभी मिलेगा। So let us come to noise pollution. आजकल चर्चा में भी है noise pollution। सुबह सुबह लाउड स्पीकर लगा के कोई भी कम्युनिटी के लोग अगर कुछ करेंगे तो वो दूसरे को डिस्टर्ब करता है, तो ये चर्चा में है। तो आप देख रहे हैं कि ध्वनि पोल्यूशन हम समझते नहीं है। हम कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो सबसे पहले हम एम्पलीफायर खोजते हैं और साउंड को एम्पलीफाई करके हम एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट है इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। आप देख रहे हैं कि किसी जो है सेलिब्रेशन, जो पब्लिक सेलिब्रेशंस होते हैं, एक साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 लाउड स्पीकर ऑन नहीं पे दिख रहे हैं। तो इसका जो हार्मफुल इफेक्ट किसी भी ह्यूमन बॉडी में या हमारे जो एनिमल किंगडम है, जो छोटे से छोटे जो सूक्ष्म जो है जीव है, उस पर नॉइज जब 80 डेसिबल से ज्यादा हो जाता है तो उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो 80 डेसिबल इज द लेवल एट व्हिच साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल, और कहीं भी किसी एरिया में अगर 80 डेसिबल से ज्यादा नॉइज है तो उसको हम लोग नॉइज पोल्यूशन का क्षेत्र बोलेंगे। आपके मोबाइल से भी शायद आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना साउंड का लेवल है। ये है, उसमें कई मोबाइल्स में ये फैसिलिटी रहती है। तो ये नॉइज पोल्यूशन जो है ये भी बाय प्रोडक्ट है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का या अर्बनाइजेशन का या मॉडर्न सिविलाइजेशन का।
हम जो भी फैक्ट्री चलाते हैं उससे भी आवाजें आती हैं, और जो भी मशीन चलते हैं, कई जगह आप देखे होंगे कि जनरेटर चलता रहता है तो कितना नॉइज क्रिएट होता है, और हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो भी नॉइज क्रिएट करता है। तो डिजिटल मिसेस और ये हमारे हेल्थ पे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है। हम नॉर्मली नहीं सोचते हैं, हम सोच रहे हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, लाउड साउंड एम्पलीफायर बजा रहे हैं, गाने बज रहे हैं, म्यूजिक बज रहे हैं, ड्रम बज रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम रिलैक्स्ड हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है, हमारा स्लीप साइकिल को वो डिस्टर्ब करता है। तो जब आप इस तरह के किसी पार्टी में जाएंगे तो थोड़ा ख्याल रखिए कि 80 डेसिबल इज द लिमिट। कुछ ज्यादा बढ़ सकते हैं लेकिन 100 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सो यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स। हम जब गाड़ी चलाते हैं तो बिना जरूरत के भी हॉर्न हम बजाते रहते हैं। सो नो हॉर्न, नो लाउड स्पीकर्स, नो एम्पलीफायर्स। और इसका अवेयरनेस क्रिएट करना का दायित्व तो आप युवा वर्ग में है, क्योंकि आपके लिए अभी जिंदगी बहुत बाकी है। पृथ्वी अगर अच्छी रहेगी, सुंदर रहेगी, तो आपकी जिंदगी सुंदर होगी। तो यू हैव टू मेक सम चेंजेस। और नॉइज पोल्यूशन का जो वेरियस सोर्सेस है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसको समराइज किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे एयरक्राफ्ट है। हम बहुत खुश हैं कि दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया, लेकिन एयरपोर्ट बना तो ये भी एक पोल्यूशन का सोर्स हुआ। एयरपोर्ट से दो तरह का, एक तो जब वो फ्यूल के कारण कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये सब होते हैं। रेलवे से होता है, ऑटोमोबाइल से होते हैं, इंडस्ट्रीज से होता है, माइनिंग, कई बार माइनिंग के लिए ब्लास्टिंग करना पड़ता है, तो उससे भी हमारे आवाज काफी जोर से होता है। स्टोन क्रशिंग, बुलडोजिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, वेल्डिंग, लाउड स्पीकर्स, हॉर्निंग, ऑटोमोबाइल रिपेयर एक्टिविटीज इत्यादि अनेक जो एक्टिविटीज है उसके कारण नॉइज जो है वो क्रिएट हो रहा है। और इस पे हमें एक टैग कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। कई लोग जो होते हैं, देखिएगा कि जरूरत से ज्यादा जोर से बोलते हैं। जरूरत से ज्यादा जोर से जो बोलते हैं उनको कहीं ना कहीं सुनने में दिक्कत है। सुनने में दिक्कत क्यों होता है? अगर आप ज्यादा आवाज वाले जगह में रहिएगा तो धीरे धीरे आपकी कान की सेंसिटिविटी, जो श्रवण क्षमता है, वो है धीरे धीरे आपका कम हो जाएंगे। जब आप कम सुनिएगा तो आपको क्या लगेगा कि हम जो बोल रहे हैं दूसरे तक आवाज नहीं जा रही है, तो हमें जोर से बोलना चाहिए। तो कई लोग जो होते हैं, आजकल छोटे बच्चे भी बहुत चिल्ला के बात करते हैं, तो आपको ये देखना है कि वो उसके हियरिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, श्रवण क्षमता में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर कभी मेरे ऑफिस में आइएगा तो देखिएगा हमने लिख कर रखा है कि कम बोलो, धीरे बोलो। धीरे बोलने का हैबिट कीजिए, आवाज नहीं क्रिएट करने का आदत डालिए, अब ये भी बंद हो जाएगा। So some measures which can be adopted to reduce इसका बैटरी डाउन, नॉइज पोल्यूशन हम आपके लिए ये किए थे कि प्रेस्क्राइबिंग नॉइज लिमिट्स फॉर वेहिकुलर ट्रैफिक, जो कि है लेकिन लोग मानते नहीं हैं, इम्प्लीमेंट करना है। बैन ऑन हॉकिंग, यूज ऑफ हॉर्न जो होता है उसको हॉकिंग बोलते हैं, बिना मतलब का। आप विदेश में जाइएगा देखिएगा, वो सब हमसे बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ बहुत ज्यादा हुआ है। सड़क पे अगर आप कार काउंट कीजिएगा तो हमसे कहीं ज्यादा कार वहाँ आपको मिलेगा, लेकिन कोई वहाँ हॉर्न नहीं बजाता है। सब नियम से गाड़ी चलाते हैं और हॉर्निंग की आवश्यकता ही नहीं होती है। कभी अगर कोई हॉर्न, मेरे जो रिश्तेदार थे, मेरे फ्रेंड्स थे, वो गलती से हॉर्न दब गया तो पुलिस आ गई कि हॉर्न बजे, सब लोग आ गए कि क्या मदद करूं, क्या मदद करूं। उनको लगा कि गाड़ी में आग लग गई कि क्या हुआ पता नहीं, सब इमरजेंसी ऐसे आई। और यहाँ पे जो है हम शाम के लिए हमारे व्हीकल में जो साइलेंसर लगा होता है उसको भी, आप लोग युवा हैं, you know it, sometimes you might be doing it also, कि साइलेंसर निकाल के गाड़ी चला रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, तो
थिंक कि ये हमारे लिए जो है बहुत स्टाइल की बात है। ये स्टाइल नहीं है, ये आपकी जो है आपकी जो अवेयरनेस या पर्यावरण के लिए जो आपकी सेंसिटिविटी है उसकी कमी को दर्शाता है। तो reduction of traffic density in residential areas, giving preference to mass public transport system. हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अगर चलेंगे, अपना गाड़ी की संख्या रोड पे कम हो जाएगी, तो इससे भी जो है नॉइज पोल्यूशन कम करने में हम मदद कर सकते हैं। मिनिमम यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड एम्पलीफायर्स, कम से कम व्यवहार करें। बैनिंग प्रेशर हॉर्न्स इन ऑटोमोबाइल्स, जो यहाँ बड़े बड़े नेता लोग होते हैं वो अपने गाड़ी में प्रेशर हॉर्न लगा के रखते हैं कि मेरे लिए एकदम रास्ता खाली हो जाए, बजाते हुए चले। वो सोचते हैं कि उनका स्टाइल है, शान है, बट बेसिकली जो भी अगर अच्छे लोग हैं वो जानते हैं कि ये बेकार का आदमी है, इसको कोई जो है फीलिंग नहीं है पर्यावरण के लिए। तो दैट इज द वे रीडिजाइनिंग बिल्डिंग्स टू मेक देम नॉइज प्रूफ। हम अपने बिल्डिंग को भी जहाँ पे ज्यादा नॉइजी एरिया है, कुछ चीजें तो जरूरत है, अब जैसे फैक्ट्रीज लगानी है, अब जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इलेक्ट्रिक जनरेशन तो चाहिए ही, फैक्ट्रीज चाहिए, सीमेंट का फैक्ट्री चाहिए, तो वो पॉल्यूशन को मिनिमाइज करे, वो एक पार्ट देखना होता है। और उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनका जो घर वगैरह हो वो नॉइज फ्री हो। अभी पटना में ही, हमारे बिहार में पटना में एक पुल बना है, अटल राजपथ उसका नाम है, तो उसमें जो है उस हाईवे फ्लाईओवर है इनफैक्ट, तो उसके साइड में जो है एक तरह का विशेष मटेरियल से दोनों तरफ घेरा गया है कि जब फ्लाईओवर में गाड़ी चले तो उसका वाइब्रेशन या नॉइज जो है मिनिमम बाहर जाए। तो इस तरह की जो है साइंस डेवलपमेंट जैसे किया है और उसका प्रभाव भी पड़ा है पर्यावरण पे, प्रदूषण हुआ है, लेकिन साइंस ही जो है फिर इससे बचा सकता है। हम साइंस और टेक्नोलॉजी का और ज्यादा जो है हमें रिसर्च करने की आवश्यकता है, अनुसंधान करने की, शोध करने की, अनुसंधान करने की आवश्यकता है, और उससे हम नए नए मटेरियल बनाएंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं। तो रिगार्डिंग साउंड पोल्यूशन इम्पोर्टेंट बात है, 80 डेसिबल से ज्यादा अगर हुआ तो दैट विल बी काउंटेड एज साउंड पोल्यूशन, और इससे you have to change your habits, no horn, no loudspeaker, no amplifier, no firecracker. Firecracker भी जिंदगी के लिए कोई जरूरी चीज नहीं है, लेकिन हम बजा उसको प्ले करते हैं, पटाखे वगैरह छोड़ते हैं ना, तो उससे कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ते हैं और नॉइज पोल्यूशन भी बढ़ते हैं। तो another important topic is light pollution, जिसके बारे में तो सोच ही नहीं है। लाइट हम जितना ज्यादा चलाते हैं, हम बिल्डिंग्स को एकदम लाइट जला दे, कोई घर में जाइए और लाइट कम हो तो लोग सोचते हैं कि ये गरीब है, इसके घर में लाइट नहीं है, और कोई बड़े आदमी के घर में जाएंगे देखते हैं लाइट जला हुआ है। कोई शहर में हम जाते हैं तो बाजार में देखते हैं बहुत लाइट जला हुआ है, मॉल एकदम लाइट से सुसज्जित है, तो हम सोचते हैं कि ये सिटी जो है, ये टाउन जो है बहुत डेवलप्ड है। तो छोटे जगह में चले जाएंगे, देखेंगे रात में अंधेरा है, तो हम उसको सोचेंगे अरे ये तो डेवलपमेंट ही नहीं है, तो बहुत पिछड़ा हुआ जगह है। लेकिन ये सही बात नहीं है। लाइट भी हम जरूरत से ज्यादा अगर प्रकाश का व्यवहार करते हैं तो ये गलत है। रात को रात ही रहने देना चाहिए, रात में अंधेरा, ये प्रकृति का नियम है कि सूरज देव जो है रात में घूम जाते हैं, या हमारी पृथ्वी जो है घूम जाती है, जिससे रात में अंधेरा होता है। तो रात को दिन बनाने की कोशिश करना जो है, ये भी एक फुलिश एटीट्यूड है, ये अच्छी बात नहीं है। तो कई बड़े बड़े शहर हैं, आप यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं, इसमें इतने लाइट्स हैं, अननेसेसरी लाइट्स है। कई बार रात में हम लोग जो है, कोई इवेंट हुआ, भारत क्रिकेट मैच जीत गया तो हम यहाँ पटाखा फोड़ रहे हैं, कोई फिल्म स्टार शादी कर रहे हैं तो फायरक्रैकर छोड़ रहे हैं, तो ओलंपिक का गेम हो रहा है, हम लाइट छोड़ रहे हैं। तो ये सब जो है, ये लाइट पोल्यूशन करता है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग लाइट जो है, हमारे काम के लिए कुछ हद तक प्रकाश की आवश्यकता है, कुछ हद तक फैन की आवश्यकता है, तो ये सब तो है, ठीक है, लेकिन उसको भी एक कंट्रोल में रखना चाहिए। एक्सेसिव यूज ऑफ
एनीथिंग इज बैड। एक्सेसिव, जरूरत से ज्यादा नहीं करें। लाइट पोल्यूशन का दो पार्ट है, एक तो पृथ्वी में जहाँ रात में अंधेरा होना चाहिए, अगर वो अंधेरा नहीं है तो उससे क्या क्या क्षति होती है उस पर हम बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि हर लाइट को जलाने के पीछे कुछ न कुछ ऊर्जा का खपत हो रहा है, तो जो ऊर्जा का खपत हो रहा है उससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ रहा है। तो लाइट जहाँ आवश्यक है, जितना आवश्यक है हम उतना ही जलाए, रात को दिन बनाने की कोशिश नहीं करें। So 3 main types of light pollution होता है, जो एक बोलते हैं ग्लेयर, एक लाइट ट्रेसपास और एक स्काई ग्लो। जैसे रात का आकाश होता है, अगर आप कभी शहर से दूर किसी छोटे से जगह में जाइएगा तो देखिएगा कि रात में अंधेरा है और आसमान की तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारे तारे दिखेंगे। और जब आप शहर में होते हैं और जितने बड़े शहर में जाएंगे, जितना आर्टिफिशियल लाइट होगा तो ये तारे वगैरह आपको नहीं दिखेंगे। तो जब तारे नहीं दिखते हैं तो कई हमारा वैज्ञानिक रिसर्च होता है जो इसमें बाधक होते हैं। बहुत ज्यादा लाइट होने से हमारा जो साइंस का सिग्नल, जो साइंटिफिक सिग्नल जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाता है, और ये आर्टिफिशियल लाइट होता है, दोनों की जो आर्टिफिशियल लाइट उसको ब्लॉक करता है इंफॉर्मेशन हमें देखने में, जानने में। तो ये हो गया क्या स्काई में ग्लो है, और दूसरा ये हो गया ग्लेयर। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये है, हम लोग सोचते भी नहीं है, लाइट ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब होता है कि किसी के बिना अनुमति से उसके एरिया में घुस जाना। जैसे किसी के घर में आप अगर फिजिकली बिना पूछे चले जाते हैं उसके आंगन में, उसके ड्राइंग रूम में, तो इसको बोलते हैं ट्रेसपासिंग, बिना अनुमति के अगर आप चले जाते हैं। तो इसी तरह से जब अगर आप संवेदनशील है प्रकाश पोल्यूशन के लिए, तो हमारे घर का लाइट अगर दूसरे के घर में चला जाता है तो दैट इज कॉल्ड लाइट ट्रेसपासिंग। हम इतने सेंसिटिव ही नहीं, हम सोचते हैं हम जोरदार लाइट जलाए और पूरे मोहल्ला जो है वो देखिए कितना शानदार ये घर। तो ये ट्रेसपासिंग है, बिना किसी के अनुमति से मेरे घर का लाइट अगर दूसरे के घर में जाता है तो वो उसे बुरा मानना चाहिए, वो खराब चीज है, उस पर रोक होनी चाहिए। तो इस सब के बारे में आप युवा हैं तो आपको पार्टिसिपेट करना होगा। इनसे सिटीजन साइंस कैंपेन करके एक प्रोग्राम होता है, ग्लोब एट नाइट है, तो इसमें जो है आप इस सब के जरिए जुड़ भी सकते हैं और कैसे लाइट पोल्यूशन को कम करें। ये हम बोल रहे थे, देखिए ये रात का आसमान पृथ्वी दिखा रहा है और ऊपर वाले डायग्राम में आप देखिए कि कितना लाइट है, ये रात का है लेकिन इसमें लाइट है, और लाइट होने के कारण हम जिसको एक्चुअल स्टार, ये आर्टिफिशियल लाइट है, ये तारे नहीं है, ये आर्टिफिशियल लाइट है। तो इनके कारण जो हम किसी तारे को अगर स्टडी करना चाहते हैं, किसी ग्रह को स्टडी करना चाहते हैं रात में, तो उसमें बाधाएं आती है। तो लाइट के दो एस्पेक्ट मैंने बताया कि जब भी हम लाइट जलाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। तो जो एनर्जी के लिए हम फ्यूल जलाएंगे या इलेक्ट्रिसिटी जलाएंगे तो उससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। तो इसको लाइट पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय शील्डिंग लाइट्स प्रॉपर्ली। जो बाहर हमारे लाइट जलाते हैं, घर के बाहर आउटसाइड लाइट जितने हैं उसमें प्रॉपर शील्डिंग अगर हम उसको दे दें कि हमको जिस एरिया में लाइट चाहिए वही लाइट पड़े, प्रकाश पड़े, और वो लाइट जो है ऊपर या दूसरे तरफ नहीं जाए, तो दैट इज कॉल्ड शील्डिंग ऑफ लाइट्स प्रॉपर्ली। और इसमें एक और चीज आ गई है, आजकल आप देखते हैं कि रोड पे बड़े बड़े लाइट लगा दिए गए हैं, मास्ट लाइट लगा दिए गए। Those are also the source of light pollution. लोग अपने घर के बाउंड्री में बड़ा बड़ा लाइट लगा देते हैं, लेकिन उसका भी उपाय है कि आजकल सेंसर बेस्ड लाइट्स आ गए हैं। सेंसर बेस्ड लाइट का मतलब कि लाइट का जब जरूरत है तो वो लाइट जो है वो जल जाएगा, और जब जरूरत नहीं है तो खुद ही बंद हो जाएगा। तो जब जैसे बाउंड्री में लाइट लगाने का क्या मतलब है कि आपके घर में रात में अगर कोई वांटेड पर्सन ट्रेसपास करता है, घुस रहा है, तो उसको डिटेक्ट करना है, चोर हो या जो भी हो या कोई जानवर हो,
तो उसको डिटेक्ट करने के लिए रात भर लाइट जलने की जरूरत नहीं है, जब वो घुस रहा है उस समय लाइट चाहिए। तो इस तरह के सेंसर बेस्ड लाइट सब आ गए हैं कि वो जब वहाँ कोई एक्टिविटीज होती है तो वो लाइट जल जाता है और एक्टिविटी समाप्त होने के बाद वो फिर खुद ही बंद हो जाते हैं। और इस तरह के लाइट बिहार के ही एक कॉलेज में लगा दिए गए हैं। उस कॉलेज का नाम है पटना वुमेन्स कॉलेज। उसके बाउंड्री में जितने लाइट्स लगे हुए हैं दे आर ऑल सेंसर बेस्ड लाइट्स। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग भी ये कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें ये संवेदना या सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि लाइट जो अतिरिक्त किसी भी चीज का खपत जो है वो पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है। हम लाइट जलाते हैं, जितना हम कभी सोचते नहीं कि कितना वोल्टेज का जरूरत है, कितना बल्ब का पावर कितना होना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ऐसे ही कुछ लगा देते हैं। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें बल्ब्स या लाइट्स खरीदना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात लाइट पोल्यूशन के बारे में हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। दिस इज कॉल्ड अर्थ आवर। आप अभी मार्च 26 को इस साल अर्थ आवर गुजरात है, शायद आपने न्यूज़पेपर में या टीवी में देखा होगा। तो हर वर्ष जो मार्च का लास्ट सैटरडे होता है उस समय पूरे विश्व में एक समय फिक्स किया गया है 8:30 PM to 9:30 PM। आप अपने लोकल टाइम से 8:30 PM to 9:30 PM में वो पूरा विश्व जो है अपना लाइट को बंद कर देता है। जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं उसके लाइट बंद कर दिया जाता है। जैसा हमारे देश में नॉर्मली राष्ट्रपति भवन जो है बहुत अच्छे से लाइट से सजा रहता है, लेकिन ये 8 आवर में उसको भी बंद कर दिया था। आप न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ लिखे होंगे। तो इसको ये जो 8 आवर जो है दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े राजनेताओं ने बैठ के इसको सोचा और इसको बोला जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रासरूट मूवमेंट फॉर द एनवायरनमेंट। तो ये एक सिंबॉलिक ये है से बनाना कि 8 आवर क्यों मनाते हैं कि ये एक मूवमेंट फॉर एनवायरनमेंट को सभी देशों को बताना कि ये कितनी आवश्यक है। और इसमें मेंबर्स जो है ये स्टार्टेड जो है इन 2007 में ये शुरू हुआ था और उस समय मात्र 4-5 देश इसके मेंबर थे। ये शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक ब्रिज है जो बहुत ट्रैफिक उस पे चलती है, बहुत बिजी ब्रिज है, उसका लाइट बंद करके इसको शुरू किया गया था। और आज जो है दुनिया के 190 देश जो है इसके मेंबर बने हैं। तो ये जस्ट सिंबॉलिक है टू क्रिएट अवेयरनेस। तो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अर्थ आवर, व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड, और सेलिब्रेशन का डेट बदलता है लेकिन ये है लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। इस साल 2022 में ये 26 मार्च को मनाया गया था। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। इस समय हम लोग है, इसके बाद केमिस्ट्री के क्लासेस है यहाँ, तो लेट अस फिनिश इट हियर टुडे। और लैंड पोल्यूशन वगैरह के बारे में, सॉइल पोल्यूशन आप नोट कीजिएगा। दोनों फर्क है, व्हाट इज लैंड पोल्यूशन एंड व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन, दोनों में थोड़ा फर्क है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे पोल्यूशन का इफेक्ट हमारे ह्यूमन हेल्थ में, हमारी बायोडाइवर्सिटी में, पोल्यूशन के कारण हमारे कई जीव जंतु पेड़ पौधे जो है वो खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। यू आर वेल अवेयर ऑफ दोस थिंग्स। तो वाटर पोल्यूशन में देखिए अनट्रीटेड वाटर जो है वो नदियों में, समुद्र में चला जाता है। प्लास्टिक इज अनदर सोर्स ऑफ पोल्यूशन। तो यू ऑल आर अवेयर ऑफ दोस थिंग्स। थोड़ा सा पढ़िए, देखिए और जानिए, और सिर्फ जान के अपने व्यवहार में उसको लाइए और थोड़ा सा प्रचार प्रसार भी करें। आपको AECC 1 जो पेपर है इसमें असाइनमेंट भी मिलेगा और इस असाइनमेंट में आपको कम्युनिटी तक आप जो कुछ जानते हैं, जो कुछ सीखते हैं, उसको समाज के लोगों के बीच में कैसे ले जाएंगे वो आपको असाइनमेंट भी मिलेगा। तो हम अपेक्षा है कि आप अच्छा से असाइनमेंट पूरा करेंगे। एक स्टूडेंट अगर 10 लोगों को भी अवेयर कर दीजिए कि व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन, व्हाट इज लाइट पोल्यूशन, तो बहुत बड़ा काम होगा। So with this, I end my class today. Thank you very much for your attention. Thank you.
थैंक यू मैम। थैंक्स मैम, प्रणाम मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कल सुबह